आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है बेटा, आज पढ़ेंगे अपन संविधान के राजनीतिक दर्शन। संविधान के राजनीतिक दर्शन। कोई सवाल है क्या पिछले चैप्टर में? यस सर। इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है। कल क्लास हुई नहीं, कल पावर सप्लाई नहीं थी यहाँ पर, है ना? देखो, जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है आप सब लोग इस क्लास से विड्रॉल हो जाएंगे, ठीक है ना? इसमें कोई भी जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार यहाँ से एंड ऑफ नहीं होता है तो बच्चे कनेक्ट रह जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। प्रत्येक बच्चा जैसे ही क्लास कंप्लीट हो अपने आप आउट हो जाएगा, ठीक है बेटा? सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों होती है? 368 पढ़ा? यस सर। कितनी विधियां थी? 3। कौन कौन सी? साधारण बहुमत, दूसरी? विशेष बहुमत, तीसरी? विशेष प्लस आधे राज्य की विधानसभा। आंसर तो आपने ही दे दिया। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें कौन से काम होते हैं साधारण वाले में? राज्यों के नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन। इसमें संविधान संशोधन के और क्रिटिकल, है ना? और इसमें ढांचा। यही था। 3 कैटेगरी क्यों बनाई गई? ताकि आसानी से संविधान संशोधन हो सके। बस ये लो, आपको सब कुछ आ रहा है? बताओ। ये इसलिए किया गया है विशेष व्यवस्था, ताकि आसानी से कोई संविधान ना बदल सके। कठोर संविधान की विशेषता क्या होती है? आसानी से चेंज ना हो सके, आसानी से कोई परिवर्तन ना कर सके। ये किसकी विशेषता होती है? कठोर की। और विशेष बनाने का कारण क्या है? कि जब चाहे, जितनी बार चाहे, ऐसा संभव ना हो, इतनी आसानी से संभव ना हो कि जब चाहे परिवर्तन कर ले और उसकी वैल्यू में क्या आ जाए? कमी आ जाए। इसीलिए ऐसा किया गया है। और बताओ, बताओ बेटा क्या क्वेश्चन है? और नहीं है सर। ठीक है, और किसी का? निहारिका, ललिता, सव्य, कोई क्वेश्चन है बेटा? चलो आज देखते हैं नया चैप्टर। देखो, इसमें एक शब्द आया है दर्शन, है ना? अब एक शब्द हमने दर्शन खूब बार सुना है। मंदिरों में भी हम क्या करने जाते हैं? भगवान के दर्शन करने जाते हैं, उनसे जानना चाहते हैं, है ना? मोक्ष कैसे होता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं। ये सब किससे जुड़े हुए हैं? दर्शन से जुड़ा हुआ शब्द है। वैसे तो ये फिलॉसफी का शब्द है ना? किसका शब्द है? फिलॉसफी सब्जेक्ट का। लेकिन अगर हम राजनीति में बात करें, और वो भी किसकी बात करें? संविधान की, तो संविधान के राजनीतिक दर्शन कौन कौन से हैं? यानी कि इसमें जो जो चीजें समाहित हुई हैं, जो जो चीजें समाहित हुई हैं, उनका आधार क्या है? उनका आधार क्या है? बस यही सवाल है इस पूरे चैप्टर में। यानी कि संविधान में जो जो चीजें हमने जोड़ी हैं
संविधान में जो जो बातें हमने शामिल की हैं उनका आधार क्या है, वो किस आधार पर इसमें शामिल की गई। देसी भाषा में संविधान बनाते समय हमने कौन सी बातों पर जोर दिया, या संविधान बनाते समय हमारे माइंड में क्या चल रहा था, किस आधार पर हमने संविधान में तथ्य जोड़े, वो कौन से मूल्य हैं, वो कौन सी बातें थी जिनको हमने संविधान में आसानी से जोड़ दिया, और जोड़ा तो क्यों जोड़ा, उसका आधार क्या था, ये सारी बातें हम देखेंगे। देखो, हमने स्वतंत्रता संग्राम देखा था, किताबों में देखा। अरे भाई, स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। और उस स्वतंत्रता संग्राम में आपने देखा होगा हम किसके लिए लड़ रहे थे भाई? स्वतंत्रता के लिए। बताओ, लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? आजादी की लड़ाई किसके लिए लड़ी गई? आजादी के लिए, अधिकारों के लिए, समानता के लिए, शिक्षा के लिए, शोषण के विरुद्ध। कितने ही नाम लिख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सब समझ में आ रहे हैं सबको? भाई, आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी गई थी? आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी क्योंकि अंग्रेजों का दमनकारी शासन हमारे ऊपर था और हमें मानवीय जीवन के मूल्य प्राप्त नहीं थे। हमारा बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था और हम चाहकर भी आसानी से ऐसा कोई काम नहीं कर पा रहे थे जो मानव जीवन के लिए संभव हो। यानी कि एक मानव की क्या क्या इच्छाएं होती हैं, एक मानव के क्या क्या अधिकार होते हैं, एक मानव की क्या क्या सीमाएं होती हैं, क्या क्या उनके प्राकृतिक अधिकार होते हैं, वो भी हमें प्राप्त नहीं हो रहे थे। इसीलिए हमने क्या चलाया? स्वतंत्रता संग्राम चलाया कि हमें हमारी मूलभूत आवश्यकता, मानवचित आवश्यकता हमें प्राप्त हो, जिससे हम हमारे मानवाधिकार, प्राकृतिक आधार और एक व्यक्ति के जीवन जीने के जो आदर्श हैं उनका आनंद ले सकें। इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया था। यहां तक की बात समझ में आई? ललिता, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। स्वतंत्रता संग्राम क्यों लाया गया? ताकि हम पराधीनता से स्वाधीनता की तरफ आ जाएं, स्वतंत्र हो जाएं और हम खुलकर सांस ले सकें, जंजीरों की लकीर, जंजीरों की बेड़ियों से बाहर निकल सकें। अब इसमें मूल्य क्या क्या थे बताओ? आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता का इश्यू था कि नहीं था? कि हम आजाद हो जाएं, हमारे निर्णय हम खुद ले सकें, पराधीन ना हो, हमारा संविधान हम बना सकें, हमारे लिए नियम हम बना सकें। किससे जुड़ा हुआ है? लिबर्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अधिकार देखो आप, क्या अंग्रेजों के टाइम अधिकार थे क्या? नो सर। एक No, ही sir. अधिकार था, बस अंग्रेजों को खून पिलाना है ना? अंग्रेज खून ही पीते थे बेटा हमारा, है ना? और बुरी तरीके से हालात थे। आप बड़े भाग्यशाली हो जो आजाद भारत में जन्म लिया आपने, है ना? हम लोग कैसे हैं? बड़े भाग्यशाली हैं जो आजाद भारत में हैं। आप कल्पना करके देखो, उस जमाने में जब क्या था, भारत गुलाम था, जमीन आपकी, मेहनत आपकी, बोया अनाज आपने, और सारा हिस्सा ले जाएगा अंग्रेज। बताओ, आपको सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलेगी और साथ में पिटाई मिलेगी, है ना? अगर आपने कर्जा पूरा नहीं किया, टैक्स पूरा नहीं दिया है, तो आपको पिटाई मिलेगी। आप कल्पना करके देखो, बड़ी नौकरियों में आप जा नहीं सकते, उच्च शिक्षा में आप जा नहीं सकते, अंग्रेजों के बराबर आप बैठ नहीं सकते, अंग्रेज न्यायाधीश आपका मुकदमा नहीं सुनेगा, और बहुत सारी चीजें। यानी कि बहुत सारे इलाके भारत में प्रतिबंधित थे जिसमें आप लोग नहीं जा सकते थे। जैसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान की हम बात करें तो वहां जो गोरों की कॉलोनी थी, गोरे किसे कहते हैं? अंग्रेजों को। गोरे किसको कहते हैं? अंग्रेजों को। जो गोरों की कॉलोनी थी उसमें सामान्य काले, अफ्रीका के थोड़े काले होते हैं, है ना? अफ्रीका के जो काले लोग हैं वो नहीं जाते थे, इन्हें अश्वेत कहा गया, है ना? वहां 2 थे, एक तो श्वेत, एक अश्वेत, है ना? नेल्सन मंडेला वाला मामला है। नेल्सन मंडेला 94 में इनको छोड़ा गया, ठीक है ना? और आप कल्पना कर सकते हो स्थिति कितनी ज्यादा रहेगी। यहाँ भी अंग्रेज और भारत में भी अंग्रेज, दोनों ही जगह एक ही शासक थे। इसीलिए आप सोच सकते हो क्रूर शासक कितना रहा होगा। आप देखो,
कोई भी हमारा परिवार सुरक्षित नहीं, हमारी स्वतंत्रता नहीं है, अधिकारों की तो बात ही छोड़ दो, शिक्षा वगैरह कुछ नहीं, केवल वही शिक्षा जिसमें अंग्रेज चाहते थे कि गुलाम तैयार हो। और आप देखो उन्होंने क्या सिखाया कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है और भारत को हम मानसिक दिवालियापन से निकालेंगे। उनको क्या पता दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था भाई, बताओ हिस्ट्री वाले, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। तक्षशिला। नालंदा। तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पहला था और नालंदा कौन सा था? दूसरा विश्वविद्यालय था, है ना। तो आप देखो ऐसे दुनिया से हम हैं, ऐसी विश्व से हम हैं जहां हेनसांग जैसे यात्री पढ़ने आते थे हमारे यहाँ। सोचो विश्व गुरु की प्रतिभा के धनी थे हम लोग, और ऐसे लोगों पर राज करने के लिए कौन आ गए? अंग्रेज आ गए। तो अधिकार स्वतंत्रता मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गई कि जो मूल उद्देश्य हमारा था, हमारे अधिकार प्राप्त करना था। इक्वेलिटी की बात की मैंने, इक्वेलिटी क्या है? इक्वेलिटी की बात अगर हम देखें तो शोषण हमारा बहुत ज्यादा होता था। आज भी देखें आप, महिलाओं को समान अधिकार देने में पुरुष जनजाति या पुरुष जाति हिचकिचाती है ना। वास्तव में देखा जाए तो जब तक महिलाओं का स्थान पूरा नहीं मिलेगा उन्हें समाज का विकास हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक महिला, एक बालिका को शिक्षा आप दे रहे हैं तो कम से कम 3 परिवार सुधरेंगे। कितने परिवार सुधरेंगे? 3 परिवार सुधरेंगे। एक बालिका को अगर आप शिक्षा दे रहे हो तो 3 परिवार आगे बढ़ेंगे, और अगर एक बालक को शिक्षा दे रहे हो तो एक ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। केवल एक बालक के शिक्षा देने पर केवल एक व्यक्ति ही आगे बढ़ेगा। तो बताओ बालिकाओं की शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, आप इससे आइडिया लगा सकते हो, है ना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना। एक बालिका को अगर हम पढ़ा देते हैं तो परिवार कितने आगे बढ़ेंगे? 3। हम आप कहोगे सर 2 ही होते हैं, एक तो ससुराल वाला, एक मायके वाला। ननियाल वाला भी होता है बेटा, उससे भी अटैचमेंट होता है ना। तो जो ननियाल पक्ष है वो तीसरा पक्ष होता है, और तीनों ही परिवार डेवलप हो सकते हैं। एडवाइजरी तो चाहिए, पढ़ाना थोड़ी है पकड़ के कि भाई ले तू बैठ इधर पढ़। ज्ञान चाहिए, सीमा चाहिए, एक रूपरेखा बना के देनी है, भाई तेरे को ऐसे करना है और ऐसे करना है। एडवाइजरी देते हैं। विराट कोहली का जो कोच है वो खुद खोल खेलने थोड़ी आते हैं, विराट कोहली को तो सिखाते हैं भाई तेरे को ऐसे खेलना है, समझ रहे हो ना। तो एक गाइडलाइन तय करके देनी होती है, एक दिशा निर्देश देना होता है जिससे परिवार आगे बढ़ सकता है। बालक देखो, बालक को यदि हमने शिक्षा दी तो सिर्फ कमाएगा, क्या करेगा? सिर्फ कमाएगा। उसके पास समय नहीं है परिवार को देने के लिए, उसके पास कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन नहीं होगा या कोई ऐसी स्पेशल व्यवस्था नहीं होगी जिससे वो एक्स्ट्रा को आगे बढ़ा सके। हाँ हो सकता है क्रिएटिव हो, आप जैसे कुछ बच्चे हों जो आगे बढ़ा सकते हैं समाज को, बाकी तो अपना ही ध्यान रखते हैं। तो अधिकारों की बात समझ में आई, समानता की बात समझ में आई कि जब तक समाज में समानता नहीं होगी तब तक समाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस मूल्य को भी हमने ध्यान में रखा है। फिर शिक्षा, बताओ भाई अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? 8वीं पास कौन नहीं है आप में से? है क्या कोई ऐसा? आपको पता आप कौन सी क्लास पास हो? 10वां पास हो, 10वीं। और 10वीं गांव में आप जाके पता करोगे बहुत बड़ी क्लास है ना। कईयों के तो बेचारों की जिंदगी यहीं रुक गई क्योंकि 10वीं पास हुई ही नहीं, है ना। ऐसे अनुभव आपके साथ तो नहीं हुए, गाँव की स्कूलों में होते हैं, गाँव आप जाते होंगे, तो ऐसा अनुभव किसी ने देखा है क्या? बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं 1 बार 2 बार फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बॉर्डर पार करके आए हो आप बहुत बड़ा, है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि 10वीं क्लास का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, और ये बात पता नहीं 8वीं क्लास में आई थी। बताओ भाई, है? दिव्या, ज्योति, कनिका, कोई आइडिया नहीं। अब याद रखना, लॉर्ड मेकाले। कौन? लॉर्ड मेकाले। ये क्या है? अंग्रेजी शिक्षा के जनक माने जाते हैं भारत में। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा दी, और शिक्षा भी कौन सी दी भाई? बाबूगिरी की शिक्षा दी। कौन सी शिक्षा दी?
बाबूगिरी वाली शिक्षा इन्होंने दी। अब ये बाबूगिरी की शिक्षा क्या थी ये भी देख लो। अंग्रेजों को ये अच्छे से पता था फोटोकॉपी तो होती नहीं है ना, अपने वाली तो होती थी है ना, कौन सी चिपका दिया छप गए 5 की 5 अंगुली है ना, वो वाली फोटोकॉपी नहीं बेटा, जीरोक्स कॉपी जिसे बोलते हैं है ना, प्रिंट निकल के आता है। उस जमाने में फोटोकॉपी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो फोटोकॉपी कैसे होती थी, राइटिंग में। आप करते हो ना पड़ोसियों को, जैसे मान लो निकिता ने प्रिया से कहा दीदी दीदी क्या दे दो मुझे, नोटबुक दे दो या आपकी कॉपी दे दो है ना, होमवर्क की। और निकिता और प्रिया ने इतनी स्पीड से कॉपी की जिसकी कोई हद ही नहीं है ना, क्या लिखा पता ही नहीं, बस लिख के दे दिया, ये लो सर चेक कर लो। होता है ना ऐसा ही क्लास में, दिल खुश होता है ना बेटा ऐसा। यस सर। हाँ, तो हम क्या करते हैं, नकल की शिक्षा की काम करते हैं, और यही शिक्षा बाबूगिरी की शिक्षा कहलाती है। सवाल तैयार हो गया। अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक कौन थे, कौन लेकर आए, लॉर्ड मेकाले लेके आए, कौन थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, कौन सी शिक्षा लेकर आए, बाबूगिरी की शिक्षा लेकर आए। अब सवाल आ जाए बाबूगिरी की शिक्षा क्या है, तो बताओ कौन नहीं बता सकता, निखिल शर्मा बताएगा भाई, बताओ बाबूगिरी की शिक्षा क्या है। निखिल शर्मा आवाज आ रही है, कौन यस बताएगा, सर। बता बेटा क्या है बाबूगिरी की सर्व शिक्षा। इसको नहीं पता है, बॉयज में और कौन बताएगा निखिल के अलावा, निखिल अग्रवाल के अलावा बॉयज में कोई है कागज का शेर, सारे ही कागज के ही हैं। तो गर्ल्स में प्रिया के अलावा कौन बताएगा, प्रिया है क्या, हाँ प्रिया कंवर है, प्रिया के अलावा गर्ल्स में कौन बताएगा, सब कागज के शेर हैं। दिव्या भी नहीं बता पा रही है, ये तो टेंशन की बात है। दिव्या आवाज आ रही है, यस सर। आप भी नहीं बता पा रहे, ये तो टेंशन की बात है। समझ में नहीं आया क्या, ठीक है देखो बाबूगिरी की शिक्षा क्या थी, फिर से बता रहा हूँ। लॉर्ड मेकाले कौन थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, क्या लेके आए, अंग्रेजी शिक्षा लेकर आए। और शिक्षा किस प्रकार की लेकर आए, बाबूगिरी की शिक्षा लेकर आए। उनका उद्देश्य भारतीयों को शिक्षित करना नहीं था, ज्ञान देना नहीं था, आगे बढ़ाना नहीं था, केवल फोटोकॉपी करवाना था। क्या था, केवल फोटोकॉपी, कि भाई इतना सीख लें कि इनको लिखना आ जाए और हमारे डॉक्यूमेंट्स ये ऑफिस में फोटोकॉपी करके दे दें। इसे क्या कहा गया, बाबूगिरी की शिक्षा कहा गया। अब बताओ किसके समझ में नहीं आया, बैठा मामला, निखिल। देखो आप जवाब नहीं देते, क्या चक्कर आज, आवाज आ रही है सबको, यस सर। ठीक है यस सर। सर। है ना बेटा, तुरंत आवाज दिया करो, टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा ऐसे है ना, समझ में नहीं आया कैसे पता लगेगा, नहीं फिर मैं वन साइड कर दूंगा कि मैं ही बोलता जाऊंगा, क्या पढ़ा क्या समझ में आया मुझे पता लगेगा ही नहीं, है ना। कुछ क्लासेस ऐसी ही चल रही है ना, हो सकता है ऐसी कुछ क्लासेस चल रही होंगी आपकी जिसमें सिर्फ वन साइड ही होता है, इधर से ही आ रहा है, आपको बोलने की परमिशन होती ही नहीं है। देखो अंग्रेजी भाषा के समर्थन करने वाली पार्टी का नाम लिखें, अंग्रेजी भाषा के समर्थन करने वाली पार्टी का नाम। 12th का सवाल है, अगले साल आएगा, याद रखना। जब अंग्रेजी की बात चली तो मैंने ये लिख दिया है ना। और हिंदी का विरोध, बताओ कितनी बढ़िया पार्टी है, किसका विरोध कर रही है, हिंदी का। आपकी फेवरेट पार्टी है ना, मेरी तो फेवरेट है। इन्होंने पता है क्या कहा कि भाई हिंदी नहीं होनी चाहिए है ना, और पूरे भारत में हिंदी चल रही है, हिंदी हिंदी को तो हटाओ और कौन सी भाषा लाओ, अंग्रेजी भाषा लाओ, कितनी बढ़िया है। कौन समर्थन कर रहा है, एक भी नहीं आ रही आवाज। अंग्रेज। ज्योति यादव, आप अंग्रेजी माध्यम से थे क्या शुरुआत में, ना सर। ठीक है, फिर भी अंग्रेजी आपकी अच्छी, इसका मतलब ठीक है। पार्टी का नाम याद है, मैंने बताया था एक दिन, बताओ निखिल। दक्षिण भारत की पार्टी है ये, अब याद रख लेना, डीएमके। कौन सी पार्टी है,
DMK। अब पूरा नाम जान के क्या करोगे, है ना? अगर जानना है तो द्रविड़ मुनेत्र कसगम, याद भी नहीं रहना, इसीलिए मैंने DMK लिख दिया, है ना? क्या नाम है? द्रविड़ मुनेत्र कसगम। कुछ बातों के नाम नहीं जाने पूरे तो ही ज्यादा बढ़िया है। द्रविड़ मुनेत्र कसगम साउथ इंडिया के नाम है, तेलुगु भाषा के नाम, मेरे को आती ना आपको आती, लेकिन ये तो पता रहेगा ना, DMK, है ना? द्रविड़ मुनेत्र कसगम किसका समर्थन करने वाली पार्टी थी? अंग्रेजी का तो क्या कर रहे थे? समर्थन। और हिंदी का क्या कर रहे थे? विरोध। कहाँ की है? साउथ इंडिया की। और आप जानते ही है साउथ इंडिया में तो अंग्रेजी ही बोली जाती है, हिंदी तो हमारे यही बोली जाती है। बेटा सवाल लिख लो। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन, संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन से हमारा क्या आश्रय है? संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन से हमारा क्या आश्रय है, अर्थ है? आश्रय समझते हो? आश्रय मतलब है, इंडिकेशन है, अर्थ है ना? किसको शामिल इसमें करेंगे? ये तो शब्द खूब सुना हुआ है, समझ में आ रहा है ये शब्द? यस सर। अब एक Yes, टेंशन की sir. बात बताऊंगा, एक टेंशन की। देखो पॉलिटिकल साइंस में आपको आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन भी आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में एक आधा शब्द वो ऐसा डालेगा उसका मतलब अपने को समझ में नहीं आता है कि नहीं है? जैसे अप्रासंगिक, गौण, सीमा, ऐसे शब्द वो डालेगा। अप्रासंगिक का मतलब तो किसी अर्थ का ना हो। हाँ, गौण छोटा। छोटा, सीमा ही गौण होती है बेटा। कमियां, सबका अर्थ कमियां ही है, सीमा का अर्थ भी कमियां है ना? तो ये ऐसे शब्द आपको परेशान करेंगे वहां, है ना? और वो डाल के छोड़ देगा, उसका क्या जाता है? टेंशन तो अपने हो गई। बच्चे को क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है, लेकिन हल नहीं कर पा रहा क्योंकि शब्द क्या डाल दिया? गौण डाल दिया। और बहुत सारे मैं शब्द ऐसे बताते जाऊंगा कि अपरिहार्य, चलो भाई बताओ, अपरिहार्य, UNO वर्तमान विश्व के लिए, वर्तमान विश्व के लिए अपरिहार्य है। अर्थ बताओ इसका क्या होगा? अनुपयोगी। अनुपयोगी है। और कोई बताओ भाई, और कोई? कोई नहीं, बस यहां चूक गए, क्योंकि अपनी एक आदत है, जहां ए लग गया वहां अपोजिट होता है ना? लकीटी पीटने वाले लोग हैं। इसका मतलब होता है नेसेसरी। ठीक है ना? अब इसको ध्यान से देख लेना। अपरिहार्य का मतलब क्या है? अनिवार्य। और अपन जब पढ़ेंगे तो इसको हिंदी के अनुसार कर लेंगे। हिंदी का अर्थ मत ले आना, हिंदी में हो सकता है इसका अर्थ कुछ और ही हो। अपने यहाँ जहां भी अपरिहार्य आएगा इसका मतलब आवश्यक है। ऐसे शब्द अपने को 5-7 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। मैं आपको वो सारे धीरे 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 जब भी क्वेश्चन में वो आएंगे तो मैं आपको पहले से ही बता दूंगा। लिख लिया बेटा? सवाल लिखा? संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन से हमारा क्या आश्रय है, क्या अर्थ है? इसमें लिखो पहला बिंदु, संविधान, संविधान में कुछ अवधारणाएं शामिल हैं, कुछ अवधारणाएं शामिल हैं। ये पहला बिंदु, अवधारणाएं शामिल हैं। संविधान में
कुछ अवधारणाएं, विशेषताएं, विचार क्या हैं, शामिल हैं। अब इसमें डिटेल लिख लो। ठीक है, इसमें क्या क्या अवधारणाएं हैं? अधिकार, नागरिकता, ठीक है, स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक लोकतंत्र, अल्पसंख्यक लोकतंत्र, आदि, समानता, स्वतंत्रता, बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें अपन ने बातचीत की, वो सब यहीं आती हैं। बताओ भाई क्या दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत आई क्या? हम क्या पढ़ रहे थे? संविधान की कुछ अवधारणाएं से मतलब क्या है, संविधान के दर्शन से क्या अर्थ है, क्या पढ़ रहे थे हम? दर्शन। और दर्शन में पहला बिंदु क्या है? संविधान की कुछ अवधारणाएं। पहला क्या बताया हमने कि संविधान में क्या है? कुछ अवधारणाएं। समझ में तो आ रहा है क्या? निहारिका, माइक ऑन करना बेटा। यस सर। सवाल समझ में आया विशाल प्रजापत? यस सर। हाँ, सवाल क्या है? संविधान के राजनीतिक दर्शन का अर्थ क्या है? ठीक है, तो संविधान के राजनीतिक दर्शन के अर्थ में पहला बिंदु क्या लिखेंगे हम? संविधान में कुछ अवधारणाएं, कुछ थ्योरीज, कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, उनमें से 4 के नाम आपके यहाँ हैं। मैं और जोड़ देता हूं, आप लिख लें। स्वतंत्रता, समानता, है ना, संप्रभुता, ये सारी चीजें क्या हैं? अवधारणा ही हैं। यहां तक की बात किसी के समझ में नहीं आई तो बताओ, नहीं आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, अब रिवीजन का काम। भारत के संविधान में कौन से भाग में मूल अधिकार दे रखे हैं? भाई कौन भाग बोलो भाई, 3 2-4 बच्चे जिन जिनको सवाल आते हैं फटाफट बताओ। हाँ, भाग बताएं 3 आपको। 3, भाग 3 में सही करेंगे। किसी को गलत आंसर लगे तो बताना मेरे को तुरंत कि सर इसने गलत आंसर बताया है ना। कहां से कहां तक है भाई? अनुच्छेद बताओ कहां से कहां तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। और जिन बच्चों को ये नहीं पता है वो नोट डाउन करते जाएंगे साथ के साथ। अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगर किसी बच्चे को लगे कि गलत जवाब है तो तुरंत बताना, ठीक है। ये दूसरी बात। तीसरी, मूल संविधान में कितने अधिकार थे भाई? 7। 7। ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 6। 6 मूल अधिकार। कौन सा हटाया गया? संपत्ति। संपत्ति का हटाया गया। संपत्ति का अधिकार हटाया गया। कब हटाया गया? ईयर बोलो, ईयर। 1978। 1978 को। कुछ बच्चे तो सोचते हैं कि सर ऐसे कैसे बोलते हैं 1978, या तो 1978 बोलते हैं या 1978 बोलते हैं ना। बेटा आदत में ही ऐसे है, कुछ शब्द ऐसे ही हैं। जैसे मैं पानी बोलता हूँ हमेशा, मैं जानबूझकर बोलता हूँ, मुझे पता है शुद्ध शब्द पानी होता है ना, लेकिन फिर भी बच्चा जरूर गौर करेगा उस शब्द पर, है ना। ऐसे ही देखो मैंने 1978 बोला तो फिर बच्चे देखेंगे कोई बात नहीं, 1978 तो 78 अपने को याद हो जाएगा। कौन सी सरकार थी? मोरारजी देसाई की। दल कौन सा था? भूल गए। प्रिया, निखिल, नहीं। जनता पार्टी नहीं थी क्या? अरे कागज के शेरों, कैसे काम चलेगा? कौन सी पार्टी थी? जनता पार्टी। और बनी कब थी? 77 में। ठीक है। अब एक सवाल,
जो सिर्फ गर्ल्स ही बताएंगी, बॉयज नहीं बताएंगे। ये जो संविधान संशोधन हुआ है ना, कौन सा, संपत्ति वाला, वो संविधान संशोधन कौन सा संविधान संशोधन था, सिर्फ गर्ल्स बताएंगे। सवाल समझ में आया कि भाई 7 मूल अधिकार थे, 6 बना दिए गए, तो संविधान संशोधन के जरिए तो बनाए। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके जरिए संपत्ति का अधिकार हटाकर कौन सा अधिकार इसे बनाया गया, क्या नाम दिया गया, और कौन से संविधान संशोधन से? बताओ भाई, ये देवियां ही बताएंगे, दुर्गा माता। बताओ, एक भी बच्ची नहीं बता पा रही है, बताओ कैसे काम चलेगा? पढ़ती नहीं है इसका मतलब। बॉयज में बताओ। 44वां संविधान संशोधन। हाँ, 44वां संविधान संशोधन। प्रिया पढ़ती नहीं है बेटा, इसका मतलब सीधा सा ये है, ठीक है ना। और कौन सा कानून बनाया गया था इसको मूल अधिकार से हटाकर? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। अब बताओ, इतने सवाल याद हो गए। अगर आप देखना, ये पीटीटी का एग्जाम होने वाला भी है ना, बीएड वालों का, पुलिस का एग्जाम होने वाला है, 2 सवाल यहाँ से मिलेंगे आपको, पक्का 2 सवाल मिलेंगे। और जब वो बहन भाई आपके एग्जाम दे के आए ना, तो वो गलत करके आएंगे, आप सही कर देना। बताओ, ये सवाल कितनी ही बार पूछ लिया, 44वां संविधान संशोधन, बताओ, और ये गलत हो जाए फिर क्या फायदा। ये सवाल देखो बहुत बार आता है, मूल अधिकार को कौन से अधिकार में बदल दिया गया है? कानूनी अधिकार में। और अनुच्छेद कौन सा है, ये याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बड़े लेवल का सवाल आ जाता है ना। 300 में है अनुच्छेद वगैरह, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बड़ी बात है नहीं है, लेकिन कम से कम मूल बातें तो याद हो। अब बताओ, किसी बच्चे को यही याद नहीं है कि कौन से भाग में मूल अधिकार है, तो क्या पड़ेगा वो मूल अधिकार, है ना? कौन से भाग में है? तीसरे भाग में है। टोटल भाग कितने हैं? 22 है। तो तीसरे में क्या है? मूल अधिकार है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35 अनुच्छेद तक है। कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। किसमें? मूल संविधान में। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। हटाया कौन सा गया? संपत्ति का। कब हटाया गया? 78 में। किसने हटाया? जनता पार्टी ने। सरकार किसकी थी? मोरारजी की थी। संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 44वां। किसमें बदल दिया गया? कानूनी अधिकार में। किसको? मूल अधिकार को। कौन से को? संपत्ति के अधिकार को। कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया? 300 में। क्लियर? ऐसा कोई बच्चा है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया मूल अधिकार से संबंधित? है क्या कोई? मैं कह रहा हूं नहीं, अभी इनमें से 10% बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आया। चलो मैं बताता हूँ, है ना। ललिता, माइक ऑन करना बेटा। ललिता, ठीक है। आप मुझे बताओ, कौन सी पार्टी ने 44वां संविधान संशोधन किया था? अक्षत मीणा? जनता पार्टी। जनता पार्टी ने किया था, ठीक है। अक्षत मीणा, आपका नाम आइकॉन। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? देख लो भाई, अभी मैं यहां से हटूंगा तो इनको पता लगेगा, और अभी मैंने बताया फिर भी नहीं बैठ रहा मामला। दिलखुश, कितने मूल अधिकार थे? देखो, इसीलिए कहता हूं बेटा, मेरे साथ के साथ जब बाद में रिपीटेशन हो रहा हो, एक बार समझ लिया करो, फिर साथ के साथ इन्हें उतार लिया करो रफली, ताकि अपने को समझ में तुरंत आ जाए। ये ऐसे पढ़ने से फायदा भी क्या है? अगर मान लो मैंने अभी 2-3 बार बता दिया और उसके बाद भी अपने को अगर समझ में नहीं आ रहा और हमने कोई सवाल नहीं किया, कुछ बच्चे सवाल करते हैं, बाकी बच्चे तो सोते रहते हैं। दूसरा क्या है? नागरिकता। बताओ भाई, नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है भारत में? कितनी प्रकार की नागरिकता? आपके पास कितने प्रकार की नागरिकता है? 1 प्रकार की। 1 प्रकार की। इसका मतलब भारत एकल नागरिक व्यवस्था का देश है। कैसा है?
एकल नागरिकता व्यवस्था का। भारत में आपके पास कैसी है नागरिकता? एकल नागरिक। अरे आप में से कोई हरियाणा जाएगा तो पासपोर्ट बनाएगा क्या? वीजा बनाएगा क्या? पंजाब जाओगे तो पासपोर्ट वीजा चाहिएगा क्या? गुजरात जाओगे तो चाहिएगा क्या? कुछ नहीं चाहिए। केवल बांग्लादेश जाओगे तो चाहिए। पाकिस्तान तो क्यों जाओगे? अमेरिका जाओगे तो पासपोर्ट वीजा चाहिएगा। यानी कि ऐसे बॉर्डर क्रॉस करने पर, देश का बॉर्डर क्रॉस करने पर आपको क्या चाहिए? पासपोर्ट वीजा चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। हमें कैसे प्राप्त हुई? बताओ भाई, कैसे प्राप्त हुई? जन्म से। आप में से कौन लेने गया था बताओ? कोई नहीं। हमें कैसे प्राप्त हुई? जन्म से प्राप्त है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ। हमारे माता पिता पहले से ही इंडिया में थे। या फिर ऐसा हो सकता है, इसके बहुत सारे प्रावधान हैं, हम डिटेल से पढ़ेंगे, उधर पढ़ेंगे जब नागरिकता, कि माता पिता में से दोनों अगर भारतीय हैं तब तो इजीली मिल ही जाएगी। अगर एक भी नागरिक यानी कि माता हो या पिता हो एक भी बाहरी है, तो जैसे ही वो दोनों, क्योंकि शादी करने के बाद दोनों को ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप विदेशी हो जाओ या भारतीय हो जाओ। दोनों में से एक ने भी, एक तो पहले से था ही, और एक ने और अगर भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली तो उनके जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे? भारतीय ही होंगे। एक चीज शर्त इसमें और है, वो ध्यान रखना, यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। नागरिकता समाप्त हो जाती है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, कि जो जो उसमें चले, अमेरिका की नागरिकता ले ली तो यहाँ की नागरिकता आपको फिर त्यागनी ही पड़ेगी। हाँ, NRI देखो आप, एक चीज और है, NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, है ना। अब